हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज चला रखी है और अभी एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अध्याय नंबर 2 उत्तराखंड के शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोगों ने किया है। अब एक चैप्टर के बाद जो छोटा सा टॉपिक है एक आपका अध्याय नंबर 18 में, पहले इस टॉपिक को करेंगे हम लोग जो पेपर की दृष्टि से यहाँ भी मुख्य पॉइंट मिलते हैं हमें। ये चैप्टर से भी बहुत प्रश्न आते हैं। संगठन, संस्थान और संग्रहालय छोटा चैप्टर है, 2 दिन में करेंगे, 2 क्लास में करेंगे जी हम लोग। और पिछली क्लास में जो आप लोगों ने पॉइंट किए हैं ध्यान से समझना उन चीज़ों को ज़रा, और सुनेंगे भी आप लोगों को। जब हम लोग काम देंगे तो हमारा सुनने का भी दिन रखा जाएगा आप लोगों के साथ में। लेकिन देखिए अभी ज़रा इस टॉपिक पर हम लोगों को क्या क्या प्रश्न देखने, आप लोग बुक निकाल लेना। और आपको नियम मालूम है कि आप और हम लोग उपस्थित रहेंगे और दूसरा कोई डिस्टर्ब ना करे आप लोगों को, बस पहले ही ऐसे स्थिति आप लोग बना कर रखना अपनी ज़रा। और जहाँ जहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे उन चीज़ों को आप लोग लेकर चलना। तो देखते हैं अध्याय नंबर 18 संगठन, संस्थान और संग्रहालय वाला टॉपिक है आपका। इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पेपर के लिए। प्रमुख संस्थान और संगठन, आप लोगों को मालूम है कि ये परीक्षावाणी की बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर एग्जाम के लिए, जो LTB है, अपर PCS भी है, अन्य जो भी SI का और यहाँ पर कांस्टेबल का और आबकारी की तैयारी कर रहा है, सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो देखिए जरा इस पर। लोक सेवा आयोग प्रश्न आता है, कई बार उठ चुका है कि लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड में हरिद्वार में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। कब गठन हुआ? 2001 में। देखकर चलेंगे 2001 में गठन हुआ और मुख्यालय कहाँ है जी? हरिद्वार में। जो पॉइंट बताया आपको केवल इतने ही अंडरलाइन करने। साथ में हम लोग देखकर चलेंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो पहले अध्यक्ष ध्यान रखेंगे NP नवानी। NP नवानी को पहले अध्यक्ष बनाया गया है यहाँ पर जी। इस आयोग के लिखा यहाँ पर, इस आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने? 7 आयोग के अध्यक्ष सहित। हमने भी जो पॉइंट देखे उन्हें ध्यान से अंडरलाइन करना। हमने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ का मुख्यालय कहाँ? हरिद्वार में है। और कब बना? 2001 में है। पहले अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर जी? NP नवानी। ये पॉइंट निकाल ले। आगे एक पॉइंट और देखो जरा, दूसरा पॉइंट पर आओ जरा। लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त आप लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है आप लोग लिखोगे इसे भी, क्योंकि आप लोग इसलिए लिखोगे ताकि आपको हैबिट बने कि आप लोग कैसे काम करते हो वहाँ पर जी। चीज़ें आपको भी मालूम होनी चाहिए कैसे सर्च की जाती है चीज़ें वहाँ पर जी। तो आप लोग गूगल से सर्च करके लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष लिखना किताब में यहीं पर। अब देखो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट है आपका एरीज। अब पेपर में आता है कि एरीज का नाम क्या है पूरा, तो हम लोग देखेंगे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, पूरा नाम भी पेपर में आता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1954 में। कहाँ हुई थी? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरीज की स्थापना, आर्यभट्ट प्रेक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना 1954 में वाराणसी में किस रूप में हुई थी? राजकीय वेधशाला के रूप में। अब देखो इसमें जरा 1955 में हम लोग देखेंगे 1955 में। 1955 में इसे कहाँ लेकर चले गए? नैनीताल के सिरका डांडा पहाड़ी पर। नैनीताल के सिरका डांडा पहाड़ी पर लेकर चले गए थे 1955 में। तो एरीज को 1955 में कहाँ लेकर चले गए? सिरका डांडा पहाड़ी। कहाँ पर है? नैनीताल में 1955 में इसे। फिर इसका ट्रांसफ़र हुआ 1961 में। कहाँ लेकर चले गए? मनोरा पहाड़ी पर। 1961 में इसे मनोरा पहाड़ी पर ले गए। 1961 में कहाँ मनोरा पहाड़ी? नैनीताल में, ये भी नैनीताल में। तो 1954 वाराणसी, 1955 आप लोग जानेंगे सिरका डांडा, और 1961 में कहाँ है? मनोरा पहाड़ी। ईयर सारे याद रखना। वर्तमान में मनोरा पहाड़ी पर है, हम लोग देख कर चले एरीज। अब देखो जरा, इसी के साथ में हम लोग देखेंगे एक पॉइंट आगे देखो। अब इसे कब स्वतंत्र बनाया संस्था को, कब नहीं, सारी बातें बीच में छोड़ देंगे जी आप लोग। पेपर के लिए जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें देखकर चलना। 1972 को अंडरलाइन करना। 1972 में यहाँ पर मतलब देवस्थल की बात चलेगी, आगे अंडरलाइन करवा देंगे, देवस्थल मिलेगा। देखो ये रहा देवस्थल, ठीक है। 1972 में यहाँ पर 104 सेंटीमीटर व्यास की संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन लगाई गई। ये देवस्थल की बात है। संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन कहाँ पर है? तो हम लोग कहेंगे देवस्थल में। देवस्थल में संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन 1972 में लगी थी 104 सेंटीमीटर की। अब एक पॉइंट ये भी बनता है जो हम लोग देवस्थल को पढ़ रहे हैं कि ये देवस्थल कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे देवस्थल आपका नैनीताल में पड़ेगा। देवस्थल नैनीताल में होगा, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि देवस्थल कहाँ पर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं नैनीताल। नैनीताल में आपका देवस्थल मिलेगा। अब देखो 2010 में जो संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन थी उसका व्यास बढ़ा गया 130 सेंटीमीटर कर दिया गया 2010 में। देवस्थल में जो दूरबीन थी संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन, उसका व्यास 130 सेंटीमीटर की दूरबीन लगा दी वहाँ पर जी।
इसी के साथ देखो अन्य दूरबीनें भी लगी, उनकी आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये देखना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पड़ेगा कि 1972 में देवस्थल में संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन लगी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना ये वाला। 30 मार्च 2016 अंडरलाइन करेंगे। 30 मार्च 2016 को 3.6 सेंटीमीटर व्यास, इसे भी अंडरलाइन करेंगे, वाले ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। अब कहाँ चालू किया गया, इसे अंडरलाइन करेंगे, देवस्थल में। देवस्थल नामक स्थान पर 30 मार्च 2016 को 3.6 मीटर व्यास की, ऊपर सेंटीमीटर था, ये व्यास है, देखो मीटर में है, बहुत बड़ी हो जाएगी मीटर में दूरबीन। तो 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन लगाई गई 30 मार्च 2016 को। कहाँ लगाई गई, देवस्थल में। और किस देश के सहयोग से, भारत व बेल्जियम के प्रयास से। भारत व बेल्जियम के प्रयास से हम लोग देखकर चलेंगे जो ये दूरबीन लगाई गई है 30 मार्च 2016 को। अब ये देखो देवस्थल कितनी ऊंचाई पर पड़ेगा, 2450 मीटर की ऊंचाई पर देवस्थल है। 2450 मीटर की ऊंचाई पर अंडरलाइन करके चलेंगे, देवस्थल मिलेगा। यहाँ पर हमने देवस्थल से संबंधित पॉइंट जाने। तो हमने जाना कि 104 सेंटीमीटर व्यास की संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन कहाँ लगी थी आपकी, तो हम लोगों ने पढ़ा संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन को यहाँ पर जी, ये लगी थी देवस्थल में 1972 में। फिर इसका व्यास बढ़ा करके 130 सेंटीमीटर कर दिया गया था देवस्थल में, हम लोग देखेंगे 2010 में। अब देखो 30 मार्च 2016 को देवस्थल में क्या लगी है, 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन लगी है। देवस्थल कितनी ऊंचाई पर है, 2450। और देवस्थल कहाँ पर है, नैनीताल। चीज़ों को देखकर चलना ध्यान से, जरा आगे चलो पॉइंट पर। एक पॉइंट देखो जरा, मई 2022 में लिखा यहाँ पर, नई बुक में, पुरानी बुक में नहीं होगा, ध्यान दे लेना, जरा चेक कर लेना एक बार। मई 2022 में 5 देश, भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान के सहयोग से, अंडरलाइन करके चलेंगे, पहले इंटरनेशनल, अंडरलाइन करके चलेंगे, पहले इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हम लोग कहेंगे आई, यहाँ पर मिला ILMT, ILMT हम लोग पढ़कर चलेंगे। यहाँ पर जो मिला हमें ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इसकी स्थापना की गई है किन देशों के सहयोग से, 5 देशों के सहयोग से की गई है। अब देखो आगे जरा एक पॉइंट और देखो जरा, नई बुक में दिया है नराकाश, मिला है यहाँ पर जी नराकाश। नराकाश क्या है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। कहाँ पर है ये, हल्द्वानी में। नराकाश, इसके माध्यम से नराकाश ने काम किया है हल्द्वानी में। नराकाश क्या है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। और देखो इसी कार्य को देखते हुए, उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए एरीज नैनीताल को राजभाषा शील्ड मिली है 2022-23 की। राजभाषा शील्ड 2022-23 में योजना में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पर जी। तो हम लोग देखकर चलेंगे क्या था पॉइंट हमारा, पॉइंट ये था यहाँ पर कि हम लोग पढ़ेंगे कि राजभाषा शील्ड 2022-23 किसे मिली है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जी एरीज नैनीताल को मिली है। इसने क्या काम किया था, तो हल्द्वानी में देखेंगे यहाँ पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माध्यम से राजभाषा के कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हल्द्वानी में किसने दिया है, एरीज ने दिया है। और उसी एरीज को क्या मिला है, राजभाषा शील्ड मिली है राजभाषा के क्षेत्र में कार्य करने के कारण। ये 2022-23 में, नई बुक में है ये फैक्ट, आप लोग ऐड कर लेना जरा, ठीक है जी। ऐड कैसे करोगे, आप लोग देखना कि 2022-23 की राजभाषा शील्ड किसे मिली है, किस संस्था को मिली है, तो आप लोग कहोगे एरीज को मिली है। और कहाँ पर इसने कार्य किया राजभाषा के लिए, हम लोग कहेंगे हल्द्वानी में। किस समिति के नाम से किया, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के नाम से इसने कार्य किया है। आगे देखो पॉइंट को जरा, एक पॉइंट ये देखो जरा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI, पूरा नाम जान लेना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, या हिंदी में कहेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कहाँ हुई, देहरादून में। और कब हुई, 1906। केवल इतने पॉइंट अंडरलाइन करना, FRI देहरादून में है, 1906 का है, ये अंडरलाइन करना। हिंदी में नाम इसका क्या है, भारतीय वन अनुसंधान, इंग्लिश में नाम लिख देना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देखो इसमें और क्या पढ़ना है जी आगे। अब देखो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहाँ मिला हमें, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। एक पॉइंट और आता है, यहीं पर ऐड कर लेना, वन अनुसंधानशाला, वन अनुसंधानशाला, एक पॉइंट ये आता है। वन अनुसंधानशाला कहाँ पर बनी है, तो हम लोग कहेंगे कूलागढ़ में। कूलागढ़, वन अनुसंधानशाला कूलागढ़ में बनी है। अब कूलागढ़ कहाँ पर है, हम लोग कहेंगे ब्रैकेट में यहाँ पर जी देहरादून। कूलागढ़ देहरादून में है जी, नोट करके चलना। अब कब बनी है ये,
हम लोग कहेंगे 1929 में बनी है, 1929 में। तो ये पॉइंट ऐड करके चलना, भारतीय वन अनुसंधान के पास में ही। आगे देखो पॉइंट को, नेक्स्ट आगे पॉइंट को देखना जरा यहाँ पर जी। आइए जरा हम लोग देखेंगे एक पॉइंट ये है जी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये? मुक्तेश्वर में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में है, और मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल के मुक्तेश्वर नामक स्थान पर हम लोग देखेंगे स्थापना किसकी की है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और इसी को, इस प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं भारत में इसे क्या बोलते हैं? पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का। तो पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसे कहा जाता है? अंडरलाइन करना। हम लोग कहेंगे मुक्तेश्वर को। मुक्तेश्वर के किस संस्थान को? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक देखो जरा, लिखे यहाँ पर जी, एल्फ्रेड लिंगार्ड। एल्फ्रेड लिंगार्ड अंडरलाइन करना। एल्फ्रेड लिंगार्ड ने कब स्थापना की थी? 1893। किसकी? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की उस समय स्थापना की थी एल्फ्रेड लिंगार्ड ने। किस नाम से स्थापना की थी? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी। नाम अंडरलाइन करके चलना इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम क्या था जब यहाँ पर स्थापना हुई? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी इसका नाम था। फिर नाम बदला कब? 1925 में इसका नाम बदला। नाम बदल कर क्या किया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कर दिया। पहले इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी था, बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी को हटाकर क्या कर दिया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ये कर दिया नाम जी। और स्वतंत्रता के बाद इसने कहा, स्वतंत्रता के बाद कब? 1947 के बाद वर्तमान नाम रखा गया। वर्तमान क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान वर्तमान नाम है, कपड़ा स्वतंत्रता के बाद। आगे चलो जरा पॉइंट, एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करना। जहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं आप लोग भी वहीं पर अंडरलाइन करना केवल जी। एडवांस चीज़ें छोड़कर चलना जी इसमें जी, अन्यथा प्रॉब्लम होगी जी आपको याद करने में। तो देखो जरा यहाँ पर जी, यहाँ पर नंबर 3 पर क्या बता रहा है जी नई बुक में? ये लिखा है यहाँ पर, इस संस्थान के डॉक्टर लिंगार्ड ने घोड़ों और गौ मतलब गाय, गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था। मतलब सर्रा रोग का संबंध किससे? आप लोग पर्सन को ये जानो बस, घोड़ों और गाय से सर्रा रोग का पर्सन है। आगे देखो नंबर 4 पर 1924 को अंडरलाइन करेंगे। 1924 में एडवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। रिंडर पेस्ट नामक रोग का टीका खोजा गया। अंडरलाइन करेंगे कि रिंडर पेस्ट रोग का नामक टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड्स ने खोजा। कब खोजा? 1924 में। और किस संस्थान की देन है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की देन है। ये लिखा भी इस संस्थान की अनूठी देन है। अंडरलाइन करके चलेंगे जो भी मेन पॉइंट है। और देखो जरा, विशेषकर नए बच्चों के लिए और पुराने बच्चों के लिए भी, पुराने बच्चे भी परीक्षा वाणी को नहीं पढ़ पाते हैं। उसके कई कारण हो रहे हैं। एक तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। दूसरी बात ये हो रही है कि वे टाइम पर रिवाइज नहीं कर पा रहे। रिवाइज कैसे होता है ये नहीं मालूम उनको जी। देखे जरा आगे अभी नंबर 5 पर क्या आना है यहाँ से जी? इस सेंटर ने मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी किया। हम लोग देखेंगे मुर्गियों में एक बीमारी होती है रानीखेत बीमारी। पहला प्रश्न तो ये कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? हम लोग कहेंगे मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। अब इसका टीका किसने खोजा है? हम लोग कहेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसका आविष्कार किया था। अंडरलाइन करके चलना। नेक्स्ट पॉइंट आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुरानी बुक वाले चेक कर लेना एक बार, शायद उनकी बुक में नहीं दिया है तो नोट करके चलना। मैं इसी में हमारे साथ में जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, एक संस्था है हैस्को संस्था। अंडरलाइन करके चलना, पुरानी बुक में नहीं दिया होगा तो नोट करके चलना। हैस्को का पूरा नाम पढ़ेंगे हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। इसका हिंदी में नाम पढ़ेंगे हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। अब देखो हैस्को की स्थापना किसने की और इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य को आप लोग जान लेना। यहाँ पर जी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ लेना। लेकिन ये याद रखना कि हैस्को एक संस्था है। ये कहाँ पर गठित हुई है? हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना देहरादून जिले के शुक्लापुर के निकट हैस्को ग्राम में की गई। बस ये बात अंडरलाइन करो पहले तो ये अंडरलाइन करो कि कहाँ स्थापना हो रही है हैस्को की। देहरादून जिले में हो रही है। और किसके द्वारा हो रही है ये बात भी बताएंगे। इसके संस्थापक ये लिखे अनिल जोशी। अंडरलाइन करो कौन से गांव में? हैस्को ग्राम में। किसके निकट है? शुक्लापुर के निकट। और स्थापना कब हुई है? 1979। ये भी अंडरलाइन करना। स्थापना हुई थी 79 के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन स्थापना हुई थी 1983 में पंजीकृत कर दिया गया। इस संस्थापना की स्थापना के लिए वर्ष 1979 में प्रयास किया गया, लेकिन 1983 में इसे पंजीकृत कर दिया गया। तो 1983 आप लोग याद रखेंगे पंजीकृत हुई है ये। अब देखो जरा इंपोर्टेंट है, संस्थापक कौन? अनिल जोशी। कहाँ पर स्थापना? देहरादून जिले में। कौन से गांव में? हैस्को ग्राम। किसके निकट? शुक्लापुर के। और क्या है संस्था? हैस्को। इसका संबंध किससे? पर्यावरण से। हम लोग देखेंगे जिसका मुख्य फोकस क्या है? पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते।
हुए विकास मॉडल खोजना। तो पर्यावरण से इसका संबंध है। हैस्को को लिखकर चलना पुरानी किताब वाले, उनकी किताब में नहीं होगी, हैस्को संस्था जी। देखो जी जरा आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा जी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग लिखा है नेक्स्ट, आगे देखो। एक एक पॉइंट को हमारे ध्यान से सुनना और अंडरलाइन करके चलना जी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये लिखा है जी, देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1767 में हुई थी। भारत में सर्वेक्षण विभाग आया था 1767 में, लेकिन कहाँ आया था उसे भी देखेंगे। 1767 में बंगाल में हुई थी, भूमि कर के लिए हुई थी, भूमि टैक्स के लिए। सर्वप्रथम भारतीय सर्वेक्षण विभाग आया था बंगाल में, बंगाल में आया था जी सबसे पहले, उत्तराखंड में नहीं। फिर हुआ क्या, 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिखा, इसे देहरादून स्थापित कर दिया गया। तो हम लोग देखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड में कब से है, तो 1942 से है। सबसे पहले कभी स्थापना हुई थी 1767 में, कहाँ हुई थी स्थापना, बंगाल में। ये पॉइंट लेकर चलेंगे आप लोग। यह देश के प्रत्येक प्रकार के भूमि सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का एकमात्र अभिकरण है। भूमि सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का काम ये करता है। आगे चलो जरा जी, अब आगे आइए जरा। इसके लिखा जी किसके, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के। महासर्वेक्षक एवरेस्ट, इसके महान सर्वेक्षक पहले सर्वेक्षक बने थे एवरेस्ट 1852 में। जॉर्ज एवरेस्ट जो थे किसके महान सर्वेक्षक थे, भारतीय भू सर्वेक्षण के, 1852 में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है एक्सवी का परीक्षण कर उसकी ऊंचाई 29,002 फीट बताई, 29,002 फीट घोषित की थी। ये फीट में ऊंचाई बताई है। अतः उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम क्या पड़ गया, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई 29,002 फीट बताई है। और किसने बताई है, जॉर्ज एवरेस्ट ने बताई है। कौन थे, भू सर्वेक्षण के महासर्वेक्षक थे। एवरेस्ट चोटी का दूसरा नाम क्या है, एक्सवी, लिखकर चलेंगे एक्सवी। वैसे एवरेस्ट चोटी की हम लोग मीटर में हाइट कितनी लिखें, तो मीटर में लगभग लिखकर चलना इसकी एवरेस्ट की हाइट जी 8,848, 8,848 मीटर। हम मीटर में बता रहे, फीट में नहीं जी, 8,848 मीटर। और फीट में कितनी जी, 29,002 फीट। आप लोग मीटर में भी लिखेंगे इसकी हाइट और फीट में भी। और दूसरा नाम क्या है एवरेस्ट का, एक्सवी। और एवरेस्ट ने इसका सफल परीक्षण कब किया, 1852 में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जी एवरेस्ट। अब देखो जरा आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है जी, भारत का प्रथम डाक टिकट। भारत का पहला डाक टिकट 1854 में आया, अंडरलाइन करना। भारत का पहला डाक टिकट कब आया, 1854 में। इसी विभाग ने जारी किया था। मतलब भारत का पहला डाक टिकट 1854 में किसने जारी किया, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। पॉइंट ये है हमारे लिए। और कब आया भारत का पहला डाक टिकट, तो 1854 में आया। और किस संस्थान ने, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया। भारत का संविधान प्रकाशित करने में भी इस विभाग का अहम योगदान था। छोड़ सकते हैं जी पॉइंट को। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चले। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अंडरलाइन करना पॉइंट को, पेपर में कई बार आ चुका है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। अब उत्तराखंड में कहाँ है जी, अल्मोड़ा में। और देखो इसकी स्थापना किसने की थी, बोसी सेन ने। कब की थी, 1924 में। और स्थापना कहाँ हुई थी उस समय, कोलकाता में हुई थी उस समय। फिर बाद में से कहाँ ले आए इसको, 1936 में स्थानीय रूप से अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। तो उत्तराखंड में कब से है ये, तो 1936 से उत्तराखंड में है जी। और उत्तराखंड में कहाँ है जी, अल्मोड़ा में। सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई थी इसकी, बोसी सेन के द्वारा, कोलकाता में। सारी बातें अंडरलाइन करना, पुरानी किताब वाले लिख लेना इसे, वहाँ पर नहीं लिखा होगा 1936 वगैरह, तो पुरानी किताब वाले नोट करके चलना कि उत्तराखंड में कहाँ पर है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो हम लोग कहेंगे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कब से है, 1936 से है। यहाँ पर ये बात लिख कर चलना पुरानी किताब वाले, वहाँ पर नहीं होगा। और देखो क्या लिखा, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा की प्रवर्ती इकाई है। पर्सन बनता है यहाँ से जी, पूषा की प्रवर्ती इकाई। पूषा की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा की प्रवर्ती इकाई है। हम लोग कहेंगे किसकी इकाई के रूप में काम करता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो पूषा की इकाई के रूप में काम करता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है जी, नई दिल्ली में है जी। आपके ये संस्थान जी हम लोग पढ़कर चलते हैं नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जी। देखो जरा अभी आगे जो भी इंपॉर्टेंट है उन पॉइंटों पर चलेंगे केवल हम लोग। आगे मिलता है हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। अंडरलाइन करना सभी लोग ध्यान से, पुरानी किताब वाले भी नई किताब वाले भी। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं, जिनके पास पुरानी किताब है उसी किताब में नोट करके चले जी, बस अंडरलाइन करें उसी को, और जो चीज़ें नहीं है वहीं पर ऐड करके चले आप लोग जी। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ये,
हम लोग कहेंगे श्रीनगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, कई बार आया। श्रीनगर कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जुलाई 1979 में हुई थी जी। और किसके द्वारा हुई थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर पॉइंटों को। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? हम लोग पढ़ेंगे इसे, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। और इसकी स्थापना कब की? 1979 की। नई किताब वाले यहाँ पर ध्यान रखना, अंडरलाइन करना चीज़ों को, और पुरानी किताब वाले नोट करके चलेंगे क्योंकि पुरानी किताब में नहीं दे रखा है 1979। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी स्थापना, ये भी पुरानी किताब वाले नोट करेंगे। और देखो, नई और पुरानी किताब वाले एक पॉइंट और ऐड करेंगे, नई किताब वाले भी लिखेंगे और पुरानी किताब वाले भी। ये जो हाई अल्टीट्यूड है, इसे हिंदी में भी नाम आ जाता है उच्च स्थलीय, उच्च स्थलीय लिखकर चलेंगे। हिंदी में भी नाम इसका पौध शोध संस्थान, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। हिंदी में नाम भी लिखकर चलेंगे हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का, हिंदी में नाम भी लिखकर चलेंगे उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। 1917 में स्थापना, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापना। यहाँ क्या कार्य होता है? अल्टीट्यूड में वनस्पतियों के बारे में अध्ययन होता है यहाँ पर जी, और शोध होता है जी। बस आगे चलो जरा। नई किताब में नहीं दिया है, पुरानी किताब, सॉरी, नई किताब में है, पुरानी किताब में नहीं है, अंडरलाइन करना। वन अनुसंधान केंद्र पुरानी किताब वाले लिखेंगे। कलम चलाना पुरानी किताब वाले, आलस में बताना जी, लिख कर चलोगे तो और भी अच्छा याद होगा जी। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर और कभी स्थापना? हम लोग देखेंगे स्थापना हुई हल्द्वानी में। वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हल्द्वानी में, यही पॉइंट अंडरलाइन करना। राज्य निर्माण के पश्चात कब हुई है? 2003 में, लिख कर चलेंगे। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में 2003 में बना। आगे देखो जरा, पुरानी किताब वाले भी लिखना इस पॉइंट को आगे भी। अनुसंधान केंद्र दिसंबर 2020 में देश का पहला, अंडरलाइन करेंगे, दिसंबर 2020 में देश का पहला पोलिनेटर या परागकण पार्क विकसित किया गया, अंडरलाइन करेंगे। भारत का पहला पोलिनेटर या परागकण पार्क कहाँ पर है? और हम लोग देख कर चलेंगे। पोलिनेटर पार्क दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में बनाया गया है। इस पार्क में तितली, मधुमक्खी, पक्षियों और कीटों की 40 से ज़्यादा प्रजातियों को संरक्षित किया गया है पोलिनेटर पार्क परागकण में जी, अंडरलाइन करके चलेंगे। हम लोग देखेंगे इन टॉपिकों को जरा यहाँ पर जी। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के अधीन ये कार्य चले थे यहाँ पर जी। आगे लिखा है, अब देखो पॉइंटों को, एक पॉइंट और देखो जरा, लिखकर चलना जी सभी। पोलिनेटर पार्क 2022 का देश का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है जी। यहाँ लिखा है अगस्त 2022, अंडरलाइन करेंगे। अल्मोड़ा जिले के, ये बात अंडरलाइन करेंगे, नई किताब वाले और पुरानी किताब वाले लिखेंगे। अगस्त 2022 में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी, अंडरलाइन करेंगे सोनी, रानीखेत में सोनी स्थान पड़ता है। वहाँ पर देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया, अंडरलाइन करके चलना। 2022 में देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान बना है। और किस स्थान पर बना है देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान? सोनी स्थान पर बना है। और सोनी कहाँ है? रानीखेत में। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। अब देखो जरा, मसालों की प्रजाति यहाँ मिलती है 27 से 30 प्रकार की, कोई आवश्यक नहीं, छोड़ दे। आगे लिखा जी एक पॉइंट, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अंडरलाइन करेंगे पॉइंट को, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और इस अंडरलाइन करके इस पर लिखोगे SCERT, सीक्रेट, SCERT सीक्रेट। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो हम लोग कहेंगे नरेंद्र नगर टिहरी में हुई है इसकी स्थापना। सीक्रेट क्या है? ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है। जैसे आपका केंद्र में NCERT होता है, NCERT कहाँ पर है? केंद्र में दिल्ली में बना है, 1961 में बना है। ऐसे ही आपके उत्तराखंड में SCERT बना है। आपके उत्तराखंड में SCERT बना है, प्रत्येक राज्य में बनते हैं, उनके राज्यों के अलग होते हैं, हमारे उत्तराखंड का अलग है। तो हमारे उत्तराखंड में SCERT है, यूपी में यूपी हम लोग देख कर चलेंगे, उसका SCERT अलग होगा। देश में क्या बना है? NCERT, नेशनल, देश में बना NCERT, और राज्य में होता है SCERT, प्रत्येक राज्य के लिए अलग। अब उत्तराखंड में SCERT की स्थापना कहाँ? नरेंद्र नगर टिहरी में। और स्थापना कब हुई है? 17 जनवरी 2006। आप लोग 2006 के स्थान पर 2002 करके चलना, एक बार चेक भी कर लेना जी आप लोग 2006 और 2002 को, ठीक है जी। ध्यान से आप भी थोड़ा प्रयास करें चीज़ों पर। देखो जरा, हमने कहा 17 जनवरी
2 को राज्य में SCRT बना है यहाँ पर जी, ये पॉइंट हम लोग देख चले। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉइंटों को जाना है उत्तराखंड में इस टॉपिक में। अब देखो इसमें एक पार्ट में, एक क्लास में और इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, एक चैप्टर जो आपका समाप्त हो जाएगा 18 जी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे समाप्त कर देंगे। अब कुछ पॉइंट है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लेंगे वहाँ पर जी, 1-2 पॉइंट जी, बाद में बाकी बातें नोट करवा देंगे। किताब में ही ऐड कर लेना चीज़ों को ना, ऊपर देख लेना किताब में कहीं पर 2-4 पॉइंट लिखवा रहे जी आपको। देखो जरा जी, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं, नाम लिखना वीरेंद्र शाह संग्रहालय, वीरेंद्र शाह संग्रहालय, वीरेंद्र शाह संग्रहालय लिख कर चलना जी आप लोग जरा, ठीक है। वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है, प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप लोग लिखना देहरादून, आप लोग लिखना देहरादून में है जी वीरेंद्र शाह संग्रहालय, ठीक है, ये लिख कर चलना देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे, फैक्ट बता रहे जो पेपर के लिए लिखने, आप लोग एक फैक्ट और लिखना जी, गिरिजा किशोर, गिरिजा किशोर, गिरिजा किशोर संग्रहालय, गिरिजा किशोर संग्रहालय, एक पॉइंट और लिखना, गिरिजा किशोर संग्रहालय। गिरिजा किशोर संग्रहालय कहाँ लिखोगे आप लोग, तो लिखना जी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, एक ये लिखना गिरिजा किशोर संग्रहालय अल्मोड़ा में। एक लिखना है आप लोगों को मुकंदीलाल, हम लोग कहेंगे मुकंदीलाल, मुकंदीलाल मुकंदीलाल भारतीय भवन, सॉरी मुकंदीलाल, मुकंदीलाल भारतीय कला भवन या भारतीय भवन, मुकंदीलाल भारतीय भवन, मुकंदीलाल भारतीय भवन लिखकर चलना। इसे लिखेंगे जी कोटद्वार, कोटद्वार आप जो लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है जी, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार, ठीक है जी, कोटद्वार। नेक्स्ट हम लोग इसमें जाने जी यहाँ पर जी, विचित्र शाह संग्रहालय, एक और लिख देते हैं, विचित्र शाह संग्रहालय और नरेंद्र शाह संग्रहालय, 2 पॉइंट लिख देते हैं जोड़ जी आपके, ठीक है जी, ध्यान देना। विचित्र शाह, विचित्र शाह संग्रहालय, विचित्र शाह संग्रहालय, एक तो ये पॉइंट है, और एक और लिख रहे हैं इसी के नीचे, ध्यान देना, नरेंद्र शाह संग्रहालय, नरेंद्र शाह संग्रहालय, एक पॉइंट ये है जी। और दोनों ही कहाँ पर बने जी, दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं, हम लोग कहेंगे टिहरी में, ये संग्रहालय कहाँ पर है, टिहरी में। कुछ मेन फैक्ट है जो आपको बताए हैं, इन्हें लिखना जी आप लोग। और देखो जरा इसमें एक पढ़ता है जीबी पंत, एक फैक्ट और देखे, जीबी पंत, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, एवं विकास संस्थान, एवं विकास संस्थान देखकर चलेंगे हम लोग, एवं विकास संस्थान कहाँ पर मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे कटारमल, कटारमल, कटारमल नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कोशी, ऑप्शन में नहीं होगा तो कोसी लगा देना, अगर दोनों है तो कोसी लगा कर चलना, और अगर दोनों ना होए जिला पूछने लगे तो हम लोग कहेंगे अल्मोड़ा में, ठीक है जी। कटारमल कोसी अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बता। एक और आता है जी कस्तूरीभाई लालभाई संग्रहालय, हम लोग कहेंगे कस्तूरीभाई लालभाई संग्रहालय, कस्तूरीभाई लालभाई, लालभाई संग्रहालय, कस्तूरीभाई लालभाई संग्रहालय। एक पॉइंट और आता है जो कस्तूरीभाई लालभाई संग्रहालय, ये कहाँ पर मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे अहमदाबाद में, अहमदाबाद, अहमदाबाद में मिलेगा ये संग्रहालय जी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ में सीताराम संग्रहालय, एक और लिख ले, सीताराम संग्रहालय, सीताराम संग्रहालय, सीताराम संग्रहालय नेक्स्ट पॉइंट था ये आपका। और इसे लिखेंगे वाराणसी, वाराणसी। कुछ मुख्य फैक्ट थे जो बताए आपको हम लोगों जी, ये जी आप लोगों की जिम्मेदारी अब बनेगी इन्हें तैयार करना, याद करना जी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन टॉपिकों को आपसे सुनेंगे, आप लोगों को जो आज हम लोगों ने पढ़ाया आप लोग इसे पढ़ कर चलोगे, जरा जी ध्यान से रिवाइज करना आप लोग चीज़ों को। और जो पिछला चैप्टर हमने एक चैप्टर अभी समाप्त कर दिया है,
आने वाले संडे तक उसे आप लोगों को 2 बार पढ़ना है जी। आने वाले संडे तक 2 बार तैयार करके चलोगे, हम लोग जिस प्रकार से आप लोगों को बता रहे, आप लोग उसे काम को लगातार प्रयास में ला करके समाप्त करिए ज़रा। आप लोग यकीन मानना, एक दिन आप लोगों को एक अच्छी स्थिति में खड़े कर देंगे इस प्रकार से जी यहाँ पर जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होगा कि प्रकार से आप लोगों की क्वेरी होगी है तो आप लोग यहाँ पर इसमें भेज सकते हैं हमारे पास में। यहाँ पर जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम लोग। धन्यवाद।